दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। दोस्तों इसमें हम प्रश्नों को सॉल्व करते समय उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 19, जिसमें हम भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। दोस्तों पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करता है, जबकि कर्नाटक के साथ सीमा साझा नहीं करता है। संयुक्त रूप से देखा जाए तो माहे जो है वो केरल से, यनम आंध्र प्रदेश से और कराईकल तथा पुडुचेरी ये तमिलनाडु, ये संयुक्त रूप से भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में इसको पांडिचेरी कहा जाता था। दोस्तों इसका गठन 1962 में फ्रांसीसी भारत के 4 पूर्व उपनिवेशों में से किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी कर्नाटक के साथ सीमा नहीं बनाता है, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के साथ पुडुचेरी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा केंद्र बिंदु है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन है नागरकोइल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी या फिर रामेश्वरम। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है देखिए ललितपुर, चित्रकूट, सहारनपुर या फिर सोनभद्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोनभद्र। दोस्तों उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पूर्व में बिहार और झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला ये 4 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है आपको बताना है। तो उत्तर है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। दोस्तों देखिए, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन है विंध्याचल, सह्याद्री, हिमालय या फिर अरावली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और इस पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के समीप गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये श्रेणी दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। राष्ट्रपति भवन इसी श्रेणी की रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? ऑप्शन है नीलगिरी, विंध्याचल, सतपुड़ा या अरावली। तो सही उत्तर नीलगिरी पहाड़ी। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। वास्तव में देखा जाए तो नीलगिरी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट यहीं पर मिलते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा जो कि 2637 मीटर तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। अगला प्रश्न है देखिए, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष सीमा यानी ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कैसा होता है? कम, अधिक, वैसा ही या अस्थिर? तो सही उत्तर है ये कम होता है। दोस्तों वृक्ष रेखा वो सीमा रेखा है जिसके आगे वृक्ष नहीं पनपते हैं। कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण पूर्वी तथा मध्य हिमालय में वृक्ष रेखा का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा का मान 3300 से 3800 मीटर है।
तो इस प्रकार पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में वृक्ष रेखा का मान कम होता है। अगला प्रश्न है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु, या फिर उड़ीसा और कर्नाटक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों पंजाब और तमिलनाडु। देखिए दोस्तों, भारत में शीत ऋतु यानी अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून से तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, जो सागर तट के आंतरिक भागों की ओर क्रमशः घटती जाती है। इसी समय पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। तो याद रखिएगा, पंजाब और तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो दोस्तों, चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। चाय उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसके उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, और इसकी कृषि के लिए सुप्रवाहित और अम्लीय और उर्वर मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें फास्फोरस, पोटास, फेरस और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा हो। दोस्तों, दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियाँ चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और ये किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हैं, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि असम में है, और 2015 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ये एक सींग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थल है, जहां पर विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जंगली गधा या वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर है कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में है दोस्तों। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पर एक वन्य जीव अभयारण्य है, इसमें जंगली गधा पाया जाता है, और जंगली गधा संकट प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित नहीं किया गया है? ऑप्शन है देखिए, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य, चोल झील वन्यजीव अभयारण्य, या दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, हाल में हरियाणा में 2 भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तथा गुजरात के 2 थोल झील और बाधवाना वेटलैंड को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में जो रामसर स्थल हैं उसकी संख्या 48 है, और रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में किया गया था, इसलिए इसे आर्द्रभूमि संधि भी कहा जाता है। ये संधि 1975 में लागू हुई थी, और भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या है? ऑप्शन है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और असम। तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, आप जानते हैं, और इसके अलावा कर्नाटक में 524 बाघ, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312, तमिलनाडु में 264 और असम में 190 हैं। तो दिए गए विकल्पों में उत्तराखंड में सर्वाधिक बाघ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीकी चीतों की पुनर्स्थापना के लिए पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने किस स्थान का चयन नहीं किया है? ऑप्शन देखिए, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। तो दोस्तों, अफ्रीकी चीतों की पुनर्स्थापना के लिए पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का चयन नहीं किया है। इसके लिए अफ्रीकी चीतों की पुनर्स्थापना के लिए 6 स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें मुडुदस हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश शामिल हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को एकदम तैयार बताया गया है अफ्रीकी चीतों के पुनर्स्थापना के लिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों आर्सेनिक प्रतिरोधी चावल। देखिए आर्सेनिक प्रतिरोधी चावल की नई किस्म मुक्तोश्री का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब या महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। दोस्तों आर्सेनिक प्रतिरोधी चावल की नई किस्म का विकास पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले राइस रिसर्च सेंटर चिंसुरा और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसे दोस्तों देखिए 21,845 के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य ने आर्सेनिक प्रतिरोधी चावल की नई किस्म मुक्तोश्री का जो है विकास किया है। अगला प्रश्न देखिए ये विश्व के भूगोल से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो आप जानते हैं बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति अत्यधिक उच्चतर घनत्व और ताप वाले एकल बिंदु में हुए महाविस्फोट से हुई है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। अगला प्रश्न है पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस दिशा में होती है? तो ये हमेशा दोस्तों सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। पुच्छल तारा का अर्थ धूमकेतु यानी कॉमेट होता है दोस्तों। ये खगोलीय पिंड गैस और धूल कणों से बने होते हैं। इनकी पूंछ लंबी और चमकदार होने के कारण ये पुच्छल तारे कहलाते हैं। और किसी भी धूमकेतु के 3 प्रमुख भाग होते हैं। ये हैं नाभि, सिर, पूंछ। पूंछ को इसका विशेष अंग माना गया है जो कि हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। तो याद रखिएगा पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल या क्वासर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रिटल स्टार। दोस्तों ब्रिटल स्टार ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है क्योंकि इसका संबंध एनिमेलिया जगत, इकैनोडर्मेटा संघ और ओफेरोइडिया वर्ग से है जो कि समुद्री जीव सी स्टार के समान होता है। और पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर ये अंतरिक्ष से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सौर परिवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम ग्रह है। देखिए ये आपका सही है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है और सूर्य के सौर परिवार का द्रव्यमान 75% अंतर्विष्ट है और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सौर मंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी का माध्य घनत्व सर्वाधिक है। ये सही है। इसका घनत्व 5.515 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। विकल्प भी सही नहीं है क्योंकि पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व लोहा है। विकल्प सी भी गलत है क्योंकि सूर्य के सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% नहीं बल्कि 99.8% भाग निहित है। और विकल्प डी सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना न होकर लगभग 109 गुना है। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है कब? तो सही उत्तर है प्रत्येक सूर्य ग्रहण दोस्तों ये अमावस्या के दिन होता है। और ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़े। सूर्य ग्रहण की खगोलीय परिस्थितियां अमावस्या को ही निर्मित होती हैं। तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस आपके बहुत क्लियर नहीं हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण की संभावना अमावस्या के दिन अधिकतर बनता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। ये अब कथन है। कारण है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक उच्च स्तर विद्यमान है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका कारण ये है कि शुक्र ग्रह दोस्तों जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके वायुमंडल का 96% भाग कार्बन डाइऑक्साइड है और 3.5% भाग नाइट्रोजन है। साथ ही ये सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है। शुक्र सौरमंडल के ग्रहों में सर्वाधिक चमकीला और गर्म है। इसका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए रहते हैं।
यह एक शुष्क ग्रह है। यहाँ ज्वालामुखी जैसी आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं और शुक्र को प्रातःकाल में पूर्वी आकाश में देखा जा सकता है। यही कारण है इसे मॉर्निंग स्टार कहा जा सकता है। दोस्तों सायंकाल में ये पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी दोस्तों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये बाराहमिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, बाराहमिहिर उनका कथन है। प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री बाराहमिहिर ने इस मत का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और बाराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक और बृहद संहिता नामक ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए, कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग। दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि के जरिए पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है और ये विधि सदैव निर्जीव पदार्थों की आयु निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कार्बन डेटिंग जो कभी जीवित थे उनकी आयु का निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर जो सौरमंडल है उसकी जानकारी के लिए ये प्रश्न है। देखिए सूर्य के जो हमारा सोलर सिस्टम है वो पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी स्थित है कहाँ पर, तो उत्तर है पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। शुक्र से ग्रहों का जो क्रम है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हमारे 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति। तो सही उत्तर है शुक्र। दोस्तों पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र ग्रह है और इस ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह तथा सुंदरता की देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है कितनी डिग्री पर? तो उत्तर है दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी जो है ये हमेशा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। देखिए पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी दीर्घवृत्तीय धुरी से लगभग 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। ध्रुवीय अक्षका या झुकाव पृथ्वी पर सौर विकिरणों या सूर्यातप के चक्रीय परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जो कि मौसम चक्र श्रृंखला का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? देखिए ऑप्शंस हैं आपके विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री देशांतर रेखा और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए ग्लोब पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश बृहद वृत्त नहीं है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी बृहद वृत्त है। बृहद वृत्त वह रेखा होती है जो दो गोलों को दो समान परिधियों वाले गोलार्ध में बांटती है। आप जानते हैं कि विषुवत रेखा या इक्वेटर के अलावा कोई भी अक्षांश ग्रेट सर्किल नहीं है। इसका कारण ये है कि वे विषुवत रेखा की तुलना में छोटे होते हैं। सबसे बड़ी विषुवत रेखा होती है, इसलिए इसको बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर अवस्थित हैं, आपको बताना है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या अंटार्कटिक महासागर। तो सही उत्तर है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश और विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात प्रधान मध्याह्न रेखा का सम्मिलन दक्षिणी अटलांटिक महासागर, जो कि दोस्तों अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित गुयाना या गिनी की खाड़ी है, वहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप। आप जानते हैं दोस्तों अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा निकलती है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। दोस्तों देखिए, उत्तरी ध्रुव जो है आप जानते हैं कि कौन सी कौन सी रेखा या कौन सा समूह देशों का भूमध्य रेखा जहाँ से होकर गुजरती है, तो आप जानते हैं कि दोस्तों आप देख सकते हैं पृथ्वी पर एक कल्पित रेखा है भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। स्थल और जल पर यह रेखा कुल 13 देशों साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। तो उत्तर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। देखिए, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, इन राज्यों से होकर, इन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परतदार चट्टानों यानी सेडिमेंटरी रॉक्स के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन आपके सही हैं? देखिए, पहला कथन है कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण शामिल है। तीसरा है कि परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। और चौथा है, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। तो इनमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन आपके सही हैं, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा आग्नेय शैलों कमज़ोर होते हैं, वे तड़क जाती हैं और टूटे हुए अंश वायु और बहते जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा किए जाते हैं। इस प्रकार ले जाई जाने वाली सामग्री कई परतों के रूप में एकत्र होती है। इसी कारण इस प्रकार से बनी हुई शैलों को अवसादी, परतदार या तलछट शैल कहते हैं। निर्माण के अनुसार परतदार शैलें बालूमय शैल, मृत्तिकामय शैल, चूनामय शैल, कार्बन मुक्त शैल और रासायनिक परतदार शैलें होती हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, आल्पस, दोस्तों आल्पस जो है ये आपके वलित पर्वत का उदाहरण है। वासजेज ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। विंध्य जो है ये अवशिष्ट पर्वत और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो देखिए 3, 1, 4, 2 दोस्तों 3, 1, 4, 2 कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 3, 1, 4, 2 में ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। याद रखिएगा, आल्पस पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। वासजेज दोस्तों ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण, विंध्य अवशिष्ट पर्वत और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जो पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न है वो कौन सी है? आल्पस, एंडीज, अपलेशियन या हिमालय। तो इसमें से कौन सी श्रेणी दूसरे से भिन्न है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के वशीभूत होकर जब धरातल की चट्टानें खिंचाव और दबाव के कारण मुड़ जाती हैं तो वलित पर्वतों की रचना होती है। आल्पस, इंडीज और हिमालय पर्वत ये टर्शियरी अल्पाइन युगीन वलित पर्वत हैं। इसके अतिरिक्त राकीज और रेटलिस भी इसी श्रेणी के उदाहरण हैं, जबकि अपलेशियन पर्वत का निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है, इसलिए ये चारों विकल्पों में से अलग है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं माउंट किलिमंजारो दोस्तों तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इस पर्वत का विस्तार अफ्रीका के पूर्वी पठारी भाग में है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। तंजानिया में जो है इस पर्वत का विस्तार अफ्रीका के पूर्वी उच्च पठारी भाग में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा एक जर्मनी में स्थित है? ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पेरिनीज या एपिनाइन्स। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्लैक फॉरेस्ट। दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है और ऐसे पर्वत सीधी ढलान वाले होते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? आपको बताना है। दोस्तों, ब्रिटिश कोलंबिया। देखिए, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। इसका कारण ये है कि कनाडा का एक प्रांत है और इसका 75% हिस्सा पर्वतीय है, जिस कारण इसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का अभ्यास सेट, जिसने आपने भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट आदि के साथ यूपी टेट, सुपर टेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।